नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज जानकर काफ़ी खुशी हुई कि मनूला कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छे से हमारी क्लास पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप पढ़िए, हमारा साथ आपके साथ है और जुड़े रहिए। आपको जहाँ पर मैं ले जाना चाह रहा हूँ कि एक बार आप अच्छे पहले तो व्यक्ति बनिए। दूसरी बात है कि आप अपने उच्चतम शिखर तक प्राप्त करें, वो लक्ष्य आप खुद निर्धारित करें और वहाँ तक पहुँचे। हमारा जितना साथ हो सकता है हम आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। और आप एपीओ की जितनी भी लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो है कि आप इतिहास को खान सर से पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, लेकिन लूसेंट को भी पढ़िए और उसके साथ लूसेंट को रिवीजन कैसे करना है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा से लेकर 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एक तो प्राचीन, दूसरा है मध्य, तीसरा है आधुनिक। तो 3 भाग ऐसे इसके हैं पढ़ने को लेकर। तो उसका एक पार्ट आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास से पहले हम जानेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में जो लूसेंट कहती है वो क्या कहती है उसके बारे में हम देखते हैं। ये कहती है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो आपको पहले ही से पता था कि उत्तर में है खड़ा हिमालय, ठीक है। तो आपको उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक फैले ये एक उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम जाना जाता है, जिसे पुराणों में क्या कहा गया है, भारतवर्ष या भरतों का देश। तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। निवासियों को क्या कहा गया है, भारती। और यहाँ के जो भारत के जो ये लोग हैं ये भरत की संतान कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले यानी उत्तर से पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका मिलता है, किसका? भारत एक कबीले का नाम था। ये बात कहाँ पे मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। इस क्वेश्चन को एक बार बिहार जुडिशरी में पूछा गया था। एक बार याद रखना है कि किस वेद में ये बात कही गई थी, तो ऋग्वेद में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारत में देश को जम्बूद्वीप आप सभी को पता है। जम्बू अर्थात जम्बू का मतलब है जामुन वृक्षों का द्वीप, यानी कि यहाँ पर जामुन के वृक्ष बहुत थे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था, जम्बूद्वीप। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यानी कि ये जो कौन थे, ईरानी लोग क्या कहते थे, सिंधु नदी के नाम पर इस देश के लोगों को क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे। और यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। ईरानी आपके हिंदू बोले, ये आपने देख लिया। अब यूनानी लोगों ने इसे क्या कहा, ईरानी ने इसे इंदे और अरब से इसे हिंद कहते थे। मध्यकालीन में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान जो बना है ये किस शब्द से बना है, फारसी शब्द से बना है, से हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। मतलब यूनानी जो शब्द था इंदे के ही शब्द को यूज करके अंग्रेजों ने इसे इंडिया कह दिया। तो एक आपने नाम इसका देखा, जो एक तो भारतवर्ष देखा, भरतों का देश कहा गया, इसके यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया। ऋग्वेद में प्राचीन कबीले का जो भरत के प्राचीन कबीले का नाम जो बात थी ऋग्वेद में कहा गया था। और इसका प्राचीन नाम आपने देख लिया था जम्बूद्वीप था, यानी जामुन के वृक्ष यहाँ पर थे। फिर आपने देख लिया कि इसको जो है ईरानियों ने सिंधु नदी के नाम पर इसे हिंदू कहना शुरू कर दिया और यूनानी ने इसे इंदे कहा। और मध्यकाल में देश में जो है इसे फारसी शब्द को हिंदू को ही हिंदुस्तान लोग कहे और इंदे यूनानी शब्द को लेकर अंग्रेज इसे इंडिया कहे। तो ये बातें आप सभी क्लियर हो गई। फिर हम लोग बात करेंगे कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और पश्चिम 2 भागों में बांटती है। जो विंध्य पर्वत है वो क्या करता है, देश को उत्तर और दक्षिण में बांटता है। कौन से, उत्तर और दक्षिण, जो हिंदी में तुम लोग कहते हैं उत्तर है और दक्षिण है, वही चीज़ हुआ है, ठीक है। तो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले बहुमत था।
यानी दक्षिण में द्रविड़, यानी दा यहाँ पे लिखा है तो दक्षिण में द्रविड़ बोलते थे, और ये याद रखना है, और जो उत्तर में था इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे। हम लोग नोट करके देखो, जो नई लूसेंट है बहुत अपडेट हुई है, बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई हैं, लूसेंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब ना देखिए तो अब की बार जो पीसीएस का पेपर हुआ था, पीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने थे। भारत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार थे। एक तो प्रोटो ऑस्ट्रलाइट या पैलियो मेडिटेरेनियन और काकेसाइड और निग्रोइड और मंगोलाइड प्रजाति से हुआ। अर्थात भारतीय इतिहास को अब हम देखेंगे, अध्ययन की सुविधा जो मैंने आपको बताया है, तो उस अध्ययन की सुविधा में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की बात। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो गया था, एक जो जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस थे, इनका नाम आता है कि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है। किसको? क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अब प्राचीन भारत के इतिहास की, जहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होगी। प्राचीन भारत का हो या किसी भी समय की कोई भी जानकारी अगर है तो एक तो आप धर्म ग्रंथों से पाते हैं, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से पाते हैं, तीसरी विदेशियों का विवरण से पाते हैं, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। यानी धर्म ग्रंथ, यानी कि उस समय के जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ कुछ लिखे गए हैं, कुछ विदेशी यहाँ पर आए होंगे उन्होंने कुछ लिखा होगा, और कुछ जो सामान हमारा बाद में खुदाई के बाद जो मिलता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, उनके द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कुछ धर्म ग्रंथ हैं, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कुछ विदेशी आए उनका विवरण है, और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली संपूर्ण जानकारी। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। यानी कि सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो जो है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। या आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि वेद व्यास जी को वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? जो आजकल मोदी जी भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, या कोई भी आम भारतीय है इस भाषा को याद करता है, कहते हुए इस युक्ति मतलब इस उक्ति का प्रयोग करता है, वासुदेव कुटुंबकम। यानी कि हम पूरे संसार को ही अपना परिवार या घर मानते हैं, ये बात कहते हैं लगभग। ठीक है, ये भावना है भारतीयों की। तो ये जो उपदेश था ये वेद में था। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है, यानी कि नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। हमारा पहला वेद है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ पे हम सबसे बड़ी कंफ्यूजन में तब रहते हैं कि हमको याद नहीं होता कौन वेद किससे संबंधित है। ऋग्वेद प्राचीन वेद है जो ऋचाओं से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ, या से यज्ञ होता है, तो याद रखना यजुर्वेद, तो यज्ञ करने का जो वेद है, यज्ञ के बारे में जो सारी आहुतियों की बात की गई है, तो यजुर्वेद में। सामवेद, साम यानी संगीत, संगीत संबंधित वेद क्या था? सामवेद था। और अथर्ववेद किससे था? जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित बात की गई थी। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। जैसे आप लोग इंडियन पेनल कोड को एक संहिता कहते हैं, यानी सभी अपराधों को समाहित करके एक कोड बना दिया गया, वैसे यहाँ पर भी इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता था। यानी संहिता का पहले से हमारे देश में था। अंग्रेज आए, उन्होंने ही नहीं संहिता किया, संहिता हमारे यहाँ पहले से थी, लेकिन हमारी आपराधिक विधि के रूप में नहीं थी। ठीक है बेटा। फिर अगली हम लोग बात करेंगे अब ऋग्वेद पे, सबसे प्राचीन वेद है। तो इसमें हम करेंगे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और जो है 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्ति हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं डाटा
जब तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में जब 4-5 ऑप्शन बनाते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल, 10 सूक्त, 1028 सूक्त और 10,402 ऋचाएँ हैं, अगर ऐसा आ जाएगा तो तुम्हें ऋचाओं में देखना होगा संख्या, तो संख्या में तुमसे क्या होता है, गलत करवाते हैं, तो ये संख्या याद रखना है। तो फिर बात क्या हो करें कि इस वेदों के रचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है, यानी कि जो भी ऋषि इस ऋचाओं को पढ़ लेता है उसे होत्र कहा जाता है। देखिए होत्र कौन किसको कहा जाता है, जो इन ऋचाओं को पढ़ लेता है, समझ रहे हैं, और इनके संकलन करता वही हमारे हैं महर्षि वेदव्यास जी। हमसे गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, गलत हो गया तो फिर पढ़ाना हमारा बेकार हो जाएगा। फिर बात करते हैं इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र देते हैं। ये पूछा जाता है कि विश्वामित्र जी ने किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या है, गायत्री मंत्र देते हैं, तो 3रा मंडल है। कौन सा है, 3रा मंडल है। जब सावित्री पढ़ोगे तो 3 वर्ड मुख्य से हैं, सा वा त्री, यानी कि 3रा मंडल, ऐसे याद रखना। देखिए याद करने के लिए कुछ भी आपको लगाना होगा, गायत्री पढ़ोगे तो तब भी 3 है, तो यानी कि विश्वामित्र द्वारा रचित, देवता पढ़ोगे सूर्य देवता, देवता में भी 3 वर्ड है, तो 3रे मंडल में बात की गई है। और इसके 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख मिलता है। 9वें में क्या मिलता है, देवता सोम का उल्लेख मिलता है। कौने मंडल में, 9 मंडल में। एक 3रा मंडल याद रखना है जिसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र देते हैं, और 9वां मंडल जो सोम देवता का उल्लेख करता है, ये पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है, यानी कि खिल किसे कहा जाता है, तो 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। जैसे कि हाथों से जब लिखा गया होगा तो खिल गया होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, खिल कहा गया। ठीक है। फिर ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। सबसे बड़ा कौन सा है, 10वां मंडल है। इसमें जो है नत स्तुति सूक्त यानी नतियों की प्रशंसा, और पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र, और नासदीय सूक्त अर्थात ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान यानी सूर्य सूक्त और विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है कि चतुर्स्वर्ण समाज की कल्पना का आदि शोध ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, वर्णित है। पुरुषोक्त इसके आधार पर, यानी कि जो 4 जो हमारे वर्ण आज हमको बताए जाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण की बात कहाँ पे की गई थी, तो जो 10वें मंडल में की गई थी, जिसके अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष जो है ब्रह्मा के जो मुख से, भुजाओं से, जांघों से और चरणों से उत्पन्न होने की बात कही गई है, जो मनगढ़ंत बात थी या सच थी, ये हम लोग आज के वैज्ञानिक युग में समझ सकते हैं। फिर नोट करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो लूसेंट में लिखा गया है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों यानी व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट भेद करता है। जो धर्मसूत्र है 4 प्रमुख जातियों में जो उनकी स्थितियों के बारे में, व्यवसाय के बारे में, दायित्व और कर्तव्य के विशेषाधिकार में स्पष्ट रूप से भेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य जिसका वध नहीं किया जा सकता है शब्द का गाय के लिए किया गया है। अघन्या क्या होती है, तो वो हमारे गाय के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है, यानी ब्रह्मा का तो है लेकिन आत्मा का इसमें जो है कहीं पे प्रयोग नहीं किया गया है। फिर हम लोग समझेंगे एक जो वर्ड आता है हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इतिहास पूरी पढ़ डालते हैं और ईसा पूर्व एवं ईसवी नहीं समझ पाते हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। वर्तमान में प्रचलित जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर या ईसाई धर्मगुरु जो ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी ईसा मसीह के जो जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से पहले किया। ठीक है। और यहाँ पर बीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एक बार आप लोग सब पढ़ के जाना। और इसी वर्ष में
इसी पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कब? ईसा के जन्म के पूर्व की बातों से लिए, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है, संक्षेप में ई जो है लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनियो, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन दी ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो फिर यहाँ पर हम बात करते हैं विंसेंट अर्थात स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला जो है विंसेंट आर्थर जो थे स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। किसने तैयार किया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या किया था? प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार की गई थी। ये सन पूछ लिया जाएगा, हम लोगों की हवा निकल जाएगी, इसलिए ये याद रखना होगा, क्योंकि पुस्तकें तो इतिहास की पूछी ही जाती हैं। फिर बात करेंगे, इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही था। वामन अवतार के तीनों पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। यानी जो वामन अवतार के तीनों पगों के आख्यान की जो बात करता है वो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में बात की गई है। वामन अवतार क्या है? वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में क्या जाना जाता है? नाम उपेंद्र नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 250 और 200 ऋचा जो है इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की बात की गई है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी प्राचीन इतिहास में जो साधन के रूप में जो वैदिक साहित्य के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। फिर हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद पर। यजुर्वेद क्या कहता है? शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद कहलाता है। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय जो अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है किसमें किया गया है? यजुर्वेद कहलाता है। इसके जो पाठकर्ता को जो है अथर्वव्यू कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। या ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद में, तो गद्य पद में कौन सा लिखा गया है? यज्ञ। तो यज्ञ जो किया जाएगा गाय के भी किया जाएगा और ऐसे भी कथा के रूप में भी कहा जाएगा। तो गद्य और पद में कौन सा वेद है आपका? ये क्वेश्चन पिछली बार की जो है बिहार पीसीएस में पूछा गया था कि ये गद्य और पद में कौन है, तो कौन सा है? यजुर्वेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को जो है उद्धृत कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कितने सूक्त हैं? 1810 हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो सामवेद तो संगीत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। पूछा जाएगा आपसे कि किसमें ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है, तो यजुर्वेद तथा सामवेद में क्या होता है? ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है। फिर हम बात करेंगे अथर्ववेद।
अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र हैं। अथर्वा ऋषि ने किसको रचा है? ऋग जो है अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद को रचा है, जिसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से सामवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। जो है यहाँ पर ज़्यादा बातें हम नहीं पढ़ते हैं, हम लोग लास्ट में इसकी बातें कुछ देख लेंगे कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद है। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर ब्राह्मण, ऋग्वेद तथा उपनिषद के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, ऋग्वेदों तथा उपनिषदों का स्थान आया। इसने उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी किससे मिलता है, तो ब्राह्मणों से मिलता है, ऋग्वेदों से और उपनिषदों से मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए थे। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐत्रेय व जो है कौशिकीय है, और यजुर्वेद के लिए है तैत्तिरीय व शतपथ है। सामवेद के लिए पंचविश है। अथर्ववेद के लिए गोपद है। तो अथर्ववेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद। अथर्ववेद के लिए गोपद। ठीक है। फिर बात करते हैं, जैसे कि अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में बात बताया गया है। जादू टोना में जब भी कोई व्यक्ति तुमको जादू और टोना कर देगा तुम्हारे ऊपर से, तो जहाँ बोलेगा गोपथ, जो भी पथ तुम बता दोगे वहीं पे जाएगा। तो उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। फिर सामवेद के लिए क्या है? पंचविश, यानी कि जो सामवेद जो संगीत से संबंधित है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश, यानी कि जब लोग नाचते गाते हैं तो क्या करते हैं? विश करते हैं। पंचविश क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का है। यजुर्वेद का जो है तैत्तिरीय व शतपथ है। ठीक है। तो सब लोग जब भी मतलब यज्ञ करते हैं तो मतलब शपथ लेते हैं ना कि हम ये काम आज से नहीं करेंगे, तो उसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। ठीक है। ऋग्वेद के लिए है ऐत्रेय और कौशिकीय है, जो ऐत्रेय मतलब ऐतराज किया जाता है बहुत प्राचीन बातों पर, तो ऐत्रेय उसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ये याद रखना है। देखिए ट्रिक के लिए कुछ भी पढ़ना है, याद जरूर हो जाए, परीक्षा तक चला जाए। ठीक है। फिर हम लोग बात यहाँ पर करेंगे, ज़्यादा बातों को यहाँ पर ना करके हम लोग बात करेंगे कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीक अभिव्यक्ति है। तो इतनी सारी बातें आप लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करेंगे उपनिषदों की। उपनिषद से क्वेश्चन बनता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा व ब्रह्म की व्यवस्था की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयानी यह संहिता से प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है? मैत्रेयानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। सबसे ज़्यादा स्त्री की गिरी स्थिति कहाँ थी? तो मैत्रेयानी में। ठीक है। तो फिर बात करते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया था। तो किस संहिता में अर्धांगिनी कहा गया था? जो आप लोग बहुत सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के एक दूसरे के अर्धांगिनी पहले से बन चुके हो, परीक्षा कोई निकली नहीं आप लोगों से, तो वो सारी बातें कहाँ पे की गई हैं? शतपथ ब्राह्मण में की गई हैं। ठीक है। क्या किया गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। तुम लोग शतपथ मतलब अपने कर्तव्य पथ पे डटे नहीं हो और तुम लोग शपथ ले लेते हो कि हमारी ये अर्धांगिनी है, तो कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। फिर हम लोग बात करेंगे वेदांग एवं सूत्र की। तो वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांगों की रचना की गई है। किस लिए? वेदों की भली भांति समझने के लिए। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, जो आपका चौथा है व्याकरण, छंद और ज्योतिष। यानी कि जो आपके 6 वेदांगों की जो हुआ है, तो एक शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा जो ब्राह्मण, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 हमारे शिक्षा जो शुद्ध
उच्चाचरण शास्त्र के बारे में बात करता है, कल्प जो कर्मकांडीय विधि की बात करता है, निरुक्त जो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, और व्याकरण, छंद और ज्योतिष के जो है वेदों के सीखने के लिए ये 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का जो है प्रणयन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं, फिर हम लोग यहाँ पर याद करेंगे सूत्रों में जो गौतम धर्म सूत्र है सबसे प्राचीन है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन है, तो गौतम सूत्र है। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे पुराण पर। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके जो रचयिता हैं लोमहर्ष हैं, पुराणों के जो रचयिता हैं लोमहर्ष महोदय हैं। ठीक है, और इनके जो पूर्व पुत्र थे उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 थी, जिनमें से केवल 5 जो हैं मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। किसमें? मत्स्य में पाई जाती है। आपको श्रृंखला दे दी जाएगी और बोली जाएगी किसमें राजाओं की वंशावली नहीं पाई जाती। तो ये 5 याद रखना है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जो पूछा जाता है कि कौन से वंश से कौन से जो है हमारे पुराण संबंधित है, तो विष्णु पुराण जो संबंधित है मौर्य वंश से। ठीक है, अब भगवान विष्णु क्या लगाते थे? मोर का पंख लगाते थे। तो भगवान विष्णु जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है, याद रहेगा। फिर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो था आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण यानी मर जाता है व्यक्ति तो क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है, और 7 वाहन मतलब उसको 4 लोग पकड़ के लेके जाते हैं कहाँ पर? उसको शमशान। तो मत्स्य पुराण से कहाँ से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, याद रखना है। और वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। जब वायु आती है तो बहुत गुप्त तरीके से आती है, तो वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त से। ये ट्रिक याद रखना बेटा, कभी नहीं भूलोगे, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। और ये ट्रिक जब पढ़ाते हैं तभी हम आपको बताते हैं, ऐसे तो हमारी आपकी जीएस से मुलाकात नहीं होती, ला में हमेशा होती है। मैं बात कर रहा हूँ अगले कि पुराणों में जो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ग्रंथों में जो तुम्हारा था ऋग्वेद सबसे जो था प्राचीन था, और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद जो और एक बात हम लोगों ने आपको सबसे प्राचीन बताई थी कि जो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री की पुरुष की बात ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। फिर हम लोग उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जो बौद्ध और जैन एवं अन्य साहित्यों से जो हमारी प्राचीन भारत की जानकारी हो उसके बारे में। तो जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। जातक में क्या है? बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ था कथावस्तु। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें क्या था? वो कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उन अनेक जो है कथकों के साथ वर्णित है। तो हीनयान जो का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे जैन साहित्य के जो आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन साहित्य का जो है प्रारंभिक इतिहास कहाँ से जाना जाता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन जो है ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जो जैनों का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, वो महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण देता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 1080 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें जो मतलब पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक जो चाणक्य हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त, यह कितने में है? तो यह 15 अधिकरणों में है। कौन? जो इनकी जो है अर्थशास्त्र जो लिखी गई है, और 1080 प्रकरणों में विभाजित है। 15 इसमें अधिकरण है और 1080 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। और इसका अनुवादक जो हैं शाम शास्त्री हैं।
जो हमारा जो कौटिल्य जी का, जो हमारा जो चाणक्य जी का जो अर्थशास्त्र है, ये 15 अधिकरणों में है और 180 प्रकरणों में विभाजित है। और इसका अनुवाद किसने किया है? श्याम शास्त्री जी ने किया है। किसने किया है? श्याम शास्त्री जी ने। अब यही पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने किया है, तो श्याम शास्त्री जी ने। अर्थशास्त्र तो आपको पता है चाणक्य ने लिखा है, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया, तो श्याम शास्त्री जी ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है जो नई लूसेंट में अपडेट कर दिया गया है। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हड़ ने। और कल्हड़ द्वारा जो पुस्तक रचित है, रजत जो है तरंगिणी राजाओं की जो नदी के बारे में बात करती है, रजत रंगिणी, वो बहुत पूछी जाने वाली है कि रजत रंगिणी किसने लिखा है, तो कल्हड़ जी ने लिखा है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। ये भी अब पूछा जाने लगा है कि रजत रंगिणी में कितने हैं, तो 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। और इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो रजत रंगिणी में किसकी बात की गई है? प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। और ये किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। और इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं, याद रखना है। जैसे कि हमको अर्थशास्त्र में याद है कि 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण में विभाजित किया गया है। तो अरबों की सिंधु विजय का वृत्तांत कहाँ लिखा गया है? चचनामा। लेखक हैं अली अहमद। ठीक है, अरबों की जो सिंधु विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा। और चचनामा किसने लिखा है? अली अहमद। ठीक है, किसने लिखा है? चचनामा अली अहमद ने। ये पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, आप सब याद कर लेना। अष्टधाई संस्कृत भाषा के व्याकरण का प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि थे। अष्टधाई किसकी रचना है? पाणिनि की है। और ये लिखने को आता है मेंस में भी पुस्तकों को। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। किससे? पाणिनि की अष्टधाई से। तो अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लिपि शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया है? अष्टधाई में किया गया है। कात्यायन की जो गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन ने क्या लिखा है? गर्गी संहिता। ये किससे संबंधित है? ये ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की जो गर्गी संहिता में क्या मिलता है? यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये पतंजलि जो थे वो किसके थे? ये पुष्यमित्र शंकु के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि पतंजलि जो है किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आप सभी को याद हो गई। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो हमारे यहाँ विदेशी यात्री आए उनसे क्या क्या जानकारी मिली। विदेशी आए जो उन्होंने किताबें लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। पहले हमारे विद्यार्थी जो हैं यूनानी रोमन लेखक हैं टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस क्या था? यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक क्या लिखी थी? हिस्टोरिका लिखी थी। अब पूछा जाएगा कि ये किस सदी में लिखा गया था? तो 5वीं सदी में इसे 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन इसमें किया गया है। और परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर भी आधारित है। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। 5वीं सदी में भारत फारस के संबंध का वर्णन लिखता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, अनेस्क्रिटस तथा जो है अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक क्या लिखा था? इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय पर लिखा गया है। फिर आते हैं डाइमेकस या
सीरियन नरेश यानी कि अंतियोकस का राजदूत था, अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंध था। तो डाइमेकस किसके दरबार में आया था, ये याद रखना है, ये बिंदुसार के दरबार में आता है। ठीक है, फिर एक हमारे यात्री आए डायोनीसियस या मिस्र नरेश टालमी जो है फिलेडेल्फस का राजदूत था, फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो डायोनीसियस थे, ये किसके दरबार में आए थे, तो ये दिया जाएगा। डाइमेकस किसके दरबार में आए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए, ये सारी चीज़ें अब दी जाएंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेगास्थनीज किसके में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डाइमेकस किसके आए थे, तो बिंदुसार के आए थे। डायोनीसियस जो हैं ये किसके आए थे, तो ये आए थे अशोक के दरबार में। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है। फिर टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। तो टालमी ने क्या लिखा था, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। और एक आए थे प्लिनी, इसने प्रथमतः शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है, तो प्लानी ने लिखा है। और एक है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियंसन, इसकी पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। फाहियान के बारे में पढ़ते हैं जो चीनी लेखक थे। फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इतनी ही बात यहाँ से याद रखना है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो है संगुगन की बात करेंगे। ये जो था ये 3 वर्षों के लिए भारत में आया था और ये बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ जो है एकत्रित करके ले गया था। हेंगसांग इम्पॉर्टेंट है। फाहियान चलो पता हो गया आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेंगसांग के बारे में पूछा जाता है। हेंगसांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेंगसांग किसके में आया था, हर्षवर्धन। फाहियान किसके में आया था, तो ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो हेंगसांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेंगसांग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य जो है कपीछा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी किसने लिखा है, तो हेंगसांग ने नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन था, शूद्र था। हेंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा की भी पूजा की। तो पूछा जाता है कि हेंगसांग ने बुद्ध के साथ किसकी पूजा की, तो सूर्य की थी और शिव की थी। ये याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे हेंगसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शीलभद्र थे। हेंगसांग जब अध्ययन करने नालंदा आए थे तो उस समय कुलपति वहाँ के थे शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। फिर इत्सिंग की बात की जाती है। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला का किसने वर्णन किया था, तो इत्सिंग ने कहा था। अब फिर अरबी लेखक आते हैं अलबरूनी के बारे में पूछा जाता है। यह किसके साथ आया था, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके समय में आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है ख्वारिज्म या ख्यूब यानी आधुनिक जो है तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई कृति किताबुल हिंद किसने लिखी थी, तो लिखा था अलबरूनी ने। या तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद आए या तहकीक-ए-हिंद आए, भारत की खोज, वो किसने लिखा था, अलबरूनी ने लिखा था। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ, त्यौहार और खगोल विज्ञान या किमियों के बारे में इसमें बात की गई। केवल इतना बात करना है। इबन बतूता जो है इसके द्वारा भी अरबी भाषा में लिखा गया
यात्रा वृत्तांत था रेहला। रेहला किसने लिखा था? अबुत बतूता। रेहला किसका है? अबुत जो इब्न बतूता का था रेहला। ठीक है, ये जो है 16वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। ठीक है, और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसने विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग न्यायाधीश और एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये जरूर पूछा जाता है कि दिल्ली के जो सुल्तान किस विद्वान को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को। ठीक है, इब्न बतूता की रचना क्या है? रेहला। अन्य हमारे कुछ लेखक हैं, एक हैं तारानाथ। तारानाथ के बारे में सिर्फ इतना याद रखना कि ये तिब्बती लेखक थे। इसने जो है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तो कंग्यूर और तंग्यूर नामक रचना किसने की थी ग्रंथ की? तो तारानाथ ने की थी। फिर एक थे मार्को पोलो। मार्को पोलो या मार्केपेलो, ये वाली बात आप लोग मार्को पोलो पढ़ लेना। मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन में मिलता है। तो हम लोगों ने ये सारी जो जानकारी देखा कि जो हमारे यहाँ आए उन्होंने क्या क्या जानकारी दी, ये इतनी बात हम लोगों ने सीख ली है। अब हम तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो पुरातात्विक तत्वशास्त्र का जो पिता जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो पुरातत्व शास्त्र का जो पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन जो है आर्कोलॉजिक्स किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम याद कर लेना, अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत बार पूछा गया है। अलेक्जेंडर एच जो है लोंगहस्टन और रॉबर्ट सेवेल और जेम्स बार्गेन और वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खननकर्ता से संबंधित हैं। इन लोगों ने जो है भट्टी प्रोलू और जो है घंटाशाला और अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जो है बोगाज कोई यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। किससे मिलते हैं? बोगाज कोई से। जो एशिया माइनर से वैदिक जो देवता है, मित्र की जानकारी मिलती है, वरुण की मिलती है, इंद्र की मिलती है और नासत्य की मिलती है, यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत जो है होलियोटोरस के वेश नगर यानी विदिशा यानी गरुड़ स्तंभ से लेख से मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख में क्या है? भारतवर्ष का उल्लेख किया गया। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सोहगोरा जो है अभिलेख है। सोहगोरा किससे है? दुर्भिक्ष यानी कि जो है भुखमरी के बारे में जो बात करता है वो सोहगोरा अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख में जो है संकट काल में उपयोग हेतु जो है खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो, सारे क्वेश्चन समझ लीजिए पेपर वाले हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरण अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। कहाँ से? एरण अभिलेख से क्या मिलती है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। ठीक है, तो सती वाला बहुत ख़राब चीज़ था, तो एरण मतलब उनके रण के बारे में बात कहाँ पे की गई थी? सतियों की एरण अभिलेख से। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। किन राजाओं का अभिलेखों के आधार पर उनका पूरा इतिहास लिखा गया है? तो सातवाहन राजाओं का। फिर है रेशम बुनकर की सेड़ियों की जानकारी जो है
मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल यानी बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से क्या मिला है? बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। और यहाँ पर क्या मिला है? गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं या मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने का यहाँ पर प्रमाण मिलता है। नोट: पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में आकर्षण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया है? यवन शासकों ने किया है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनको हम लोग रट लेंगे। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से ये अभिलेख और शासक याद कर लेना है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, इसमें किस शासक की बात की गई है? तो कलिंग राज खारवेल की बात की गई है। तो हाथी गुफा अभिलेख, हाथी क्या होती है? काली होती है। तो कलिंग राज खारवेल की बात कहाँ पे की गई है? हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। और चूनागढ़ अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख, ये किससे संबंधित है? तो रुद्रदमन जो हैं उनके शासक थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चूना कौन लगाता है? जो थोड़ा रुद्र टाइप से आदमी होता है और दमन करने वाला व्यक्ति होता है, वो चूना लगाता है। तो चूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदमन शासक की यहाँ से जानकारी मिलती है। फिर नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। तो नाक से क्या होता है? नाक जब हम लोग जो है पानी में गोता लगाते हैं तो नाक अपनी बंद कर लेते हैं बल से, पूरा दोनों हाथों से। तो नासिक अभिलेख कौन है? गौतमी बलश्री से संबंधित है। ठीक है। फिर प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग जब आओगे संगम में तो एकदम समुद्र की तरफ फैला है। तो प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त अभिलेख, समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। ठीक है। फिर जो है ऐहोल अभिलेख किसने मतलब जो बनवाया था? वो पुलकेशिन ने बनवाया था। तो ऐहोल यानी होल कौन होता है? पुल में होता है। ठीक है। तो ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। ठीक है। फिर है मंदसौर अभिलेख जो था वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। तो मंदसौर अभिलेख किससे संबंध है? तो जब मंद हमारी सौर होगा यानी मंद जब प्रकाश होगा तो मलबा जैसा दिखेगा हमें ना, सब मलबा दिखेगा। तो मलबा नरेश यशोवर्मन सी याद होगा। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। तो ग्वालियर क्या है? अभिलेख किससे संबंध है? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वाल लोग क्या करते थे? भोज खाने निकलते थे। तो ग्वालियर को याद रखना है तुमको भोज से, प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है। तो भीतरी एवं चूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंद गुप्त से। तो भीतर की बात यानी गुप्त रखेगी। चूनागढ़ तो याद रखना कि भीतरी बात जो होती है गुप्त होती है। तो स्कंद गुप्त। ठीक है। तो जो कंद होती है वो भी नीचे होती है मिट्टी की, तो इससे भी याद रखेंगे। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। तो देवपाड़ा तो बंगाल शासक विजय, जब देव से कोई लड़ाई होती है, उससे जब पाला पड़ता है तो क्या होता है? विजय होती है। तो विजय सेन याद रखना है, बंगाल शासक विजय सेन। तो अभिलेखों का अध्ययन जो किया जाता है इसे क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ईपीग्राफी कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ईपीग्राफी कहा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त
गुप्त की बीड़ा बजती हुई मुद्रा वाले सिक्के से संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की जो बीड़ा बजाती हुई जो मुद्रा वाली सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो अब फिर हम बात करेंगे अरिकमेंडू यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अरिकमेंडू यानी पुडुचेरी के निकट से क्या प्राप्त हुआ है? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर नोट करके यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले भारत के संबंध जो बर्मा है, जो सुवर्ण भूमि यानी वर्तमान में म्यांमार या मलाया यानी स्वर्णद्वीप या कंबोडिया यानी कम्बोज, जावा यानी यव द्वीप से स्थापित हुए थे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम दूसरी बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक या आग ऐतिहासिक व इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण जो है उद्धृत नहीं हुआ, उसे जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत ना किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। मतलब प्राग में है तो ना तो लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध थे, आग में है कि वो जो है जो लेख मिले तो, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। तो मानव विकास की उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। फिर हम ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। तो ज्ञानी मानव कौन है? होमो सेपियंस है। फिर हम लोग बात करेंगे जो नाम और तिथियां होती हैं उनके बारे में। तो पूरा पाषाण काल या 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। तो पूरा पाषाण के काल किससे कहा जाता है? 20 लाख वर्ष से, और 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। तो मध्य, एक तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में हुआ है। ये समय की अवधि कितनी है? 20 लाख से 12,000 वर्ष। फिर मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी पर्यावरण के बदलाव मिलते हैं, उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसे मध्यकाल कहते हैं। यह लगभग 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष यानी 12 से 10,000 वर्ष के बीच का माना जाता है, जबकि वो 20 लाख से 12,000 वर्ष माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जो पाषाण मतलब जो पत्थर के औजार होते थे बहुत छोटे होते थे। इन्हें जो है माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। फिर नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से हुई है। ठीक है, तो नवपाषाण काल हो गया। फिर पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार या शिकार। पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी हुआ करते थे। फिर हम लोग बात करेंगे आग का जो आविष्कार है पूरा पाषाण काल में, वह पहिए का जो है, आग का जो आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। वो पहिए का जो है नवपाषाण काल में हुआ था। पौराणिक पुरास्थल यानी कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। तो पौराणिक जो पुरापाषाणिक जो पुरास्थल है कुरनूल गुफा में क्या मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर, मनुष्य ने सबसे पहले जानवर कौन बनाया? कुत्ता को बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया तो तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या थी? कुल्हाड़ी थी। ये भी पूछा गया है कि तांबा जो है सर्वप्रथम जो है धातु प्रयोग किया और उसके द्वारा औजार क्या बनाया गया? कुल्हाड़ी। तो ये प्राप्ति स्थल है अतिरम्पक्कम। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व यानी नवपाषाण
वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल, तो प्रागैतिहासिक जो अन्न उत्पन्न करता था, तो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे है। तो मेहर में क्या था, जो मेहर में क्या हुआ, अन्न निकला, और अन्न ये कहाँ निकला था, तो पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी, यानी कि जब आदमी अन्न खाएगा तो बोलेगा, तो मेहर, और तो क्या होगा, बोलन नदी कहाँ पर है, मेहरगढ़ में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी, गेहूँ, यानी पहली फसल क्या थी, गेहूँ एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, अगर मानव ने सर्वप्रथम कोई अनाज प्रयुक्त किया था वो था चावल। तो मानव कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ और पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो था अनाज यानी चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो मेहरगढ़ से कृषि का प्राप्त है जैसा, ठीक है। फिर है कोल्डिहा उत्तर प्रदेश का जो है संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो कोल्डिहा जो है उत्तर प्रदेश के चावल से संबंधित है। मेहरगढ़ कृषि के लिए संबंधित। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो मेहरगढ़ में क्या था, एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। भारत में पूर्व प्रशस्त युग के अधिकांश औजार जो है स्फाटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूक फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूटफुस्ट जो थे उन्होंने पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी और पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। तो पहली जो भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज की गई थी वो पल्लवरम नामक स्थान पर की गई थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूटफुस्ट ने। भारत में मध्यकाल के इतिहास में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जो है CL जो है कार्लाइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोत्करण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का आरंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन जो नगर है तो मोहनजोदड़ो है और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किस भाषा में है, तो सिंधी भाषा में। असम का श्वेतब्र गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। जो श्वेतभर्ग गिबन है वो मानव कपि जो है पाया जाने वाला असम का भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। फिर है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इनाम गांव क्या है, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृत से है। जोरवे संस्कृत से किसका संबंध है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज जो है आर्कीबोल्ट जो है कराइल ने की थी। भीमबेटका यानी भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों का पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन में है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो है वाकांडकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। भीमबेटका कब घोषित किया गया था? 1990 में। और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर बना दिया था। भीमबेटका जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में है। और जो है ये 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित हो गया था। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी में मिला था। कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में। हम लोग यहाँ की जो एक सूची रह गई ये भी पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। मध्य पाषाण काल जो है 12 से 10,000, बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले, नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ था। इतनी बात हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे नोट की कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? तो रिजले एक जो है भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले थे, उन्होंने किया था। अब हम लोग यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी हमारे साथ बने रहें और बहुत प्यार दिया ला की तरह। धन्यवाद। जय हिंद।